फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। मेरा नाम ज्योति है और दोस्तों आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाती हूँ, ठीक है। और हमारा जो हिंदी जो साहित्य है, उस साहित्य शास्त्र में हमारा जो टॉपिक आज का है वो है साधारणीकरण, ठीक है। तो साधारणीकरण के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। हमने बहुत सारा जो सिलेबस है वो कवर कर लिया है और आई होप आपको वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो हमारी इकाई कौन सी चल रही है? तो बच्चों हमारी जो इकाई है वो इकाई 3 चल रही है और भाग जो है वो हमारा 11वां भाग चल रहा है, ठीक है। तो मैं ज्योति एजुकेटर आपकी जो है आज आपको साधारणीकरण का जो टॉपिक है वो करवाऊंगी। आगे कुछ डिटेल्स है, पहले हम वो देख लेते हैं दोस्तों। तो जैसे कि हमेशा की तरह ही अगर जो हमारे इस फिलर फॉर्म से जुड़े हैं और नए जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए कुछ जानकारियां हैं तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और आप इसे जो है ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको सारी अपडेट इंफॉर्मेशन जो होगी वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और ये हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो और ये हमारा इंस्टाग्राम है। तो आप यहाँ पर फिलर फॉर्म को ज्वाइन करें और जो है सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी, तो आप उसका पूरा पूरा फायदा उठाइए, ठीक है। आगे चलते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि मेरी क्लास जो अभी हो रही है वो 12 बजे की क्लास है, ठीक है। और मेरी क्लास हमेशा रोज ही 12 बजे होती है, लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोगों को यहाँ पर दो जो है वो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो चैप्टर फर्स्ट का मिलता है और एक एग्जाम फर्स्ट का होता है और एक एग्जाम सेकंड होता है। तो जैसा कि हम एग्जाम फर्स्ट की बात करें तो वहाँ पर आपको करंट जीके की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप करंट जीके 9 बजे अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद आप फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए 2 क्लासेस लगती है, एक 11 AM में लगती है और एक 2 PM में लगती है। तो आप आराम से ये 2 क्लासेस करके, या मैं कहूँ ऊपर वाली जो तीनों क्लासेस है, अगर ये आप 3 क्लासेस कर लोगे तो आपका फर्स्ट एग्जाम जो है वो इजीली क्रैक हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं सेकेंड एग्जाम में। तो जो हमारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो हिंदी है, तो अब हम हिंदी पढ़ेंगे। तो उस हिंदी सब्जेक्ट में आप जो है अपना सेकेंड एग्जाम जो है वो इजीली क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो स्पेसिफिक स्टूडेंट्स जो है वो करेंगे, तो आपके जो कांटेक्ट में स्टूडेंट्स होंगे वो जो है बाकी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे जो है यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे जो है क्लासेस मिल जाएगी, तो आप इन्हें भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आपके न्यू फ्रेंड्स वगैरह होंगे जिनको ज़रूरत होगी। अब आप लोग स्क्रीन में देख रहे हो कि ये हमारी एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो आप प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पर एक आपको वहाँ पर एक एप्लीकेशन मिलेगी फिलर फॉर्म करके। तो ये हमारी एप्लीकेशन है फिलर फॉर्म करके, और आप इसे जब ओपन करेंगे तो वहाँ पर आप देखोगे, वहाँ पर आपको जो पेपर 1 है और पेपर 2 है, 2 ऑप्शन मिलेंगे। वहाँ पेपर 1 में आपको पेपर 1 के सारी चीज़ें मिल जाएगी और पेपर 2 में पेपर 2 की मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको फ्री नोट्स दिए जा रहे हैं, लाइव क्लासेस मिल रही है, 5000 MCQ एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपको 100% ऑफ मिल रहा है, तो आपको बहुत फायदा है। तो बिल्कुल अपने आप को रोकिए मत और भागिए और जाकर फटाफट ये कीजिए। तो सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए। आगे चलते हैं। जैसा कि बात करते हैं हम अपने सिलेबस की, तो हमने कितना सिलेबस कवर अप कर लिया है और आगे हम क्या क्या करेंगे उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो बच्चे न्यू हैं या जिन्होंने आज ज्वाइन किया है उन लोगों को पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या किया है, ठीक है। अभी हमारी स्टार्टिंग ही है, तो आप ऐसा मत सोचना कि आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। तो अभी भी आपके पास वक्त है, अभी भी आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हो। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी इकाई 3 चल रही है और हम साहित्य शास्त्र कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने काव्य लक्षण कर लिया है, काव्य हेतु कर लिया है और काव्य प्रयोजन कर लिया है। तो काव्य के तीनों पार्ट कर लिए हमने।
जब बात करते हैं प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत की, तो उसमें हमने रस सिद्धांत कर लिया है, अलंकार सिद्धांत कर लिया है, रीति सिद्धांत कर लिया है, ध्वनि सिद्धांत कर लिया है, वक्रोक्ति सिद्धांत कर लिया है और साथ ही साथ औचित्य सिद्धांत भी हमने कर लिया। तो इतना हमारा कवर अप हो गया। तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं रस निष्पत्ति की ओर। तो जो हमारी पिछली वीडियो थी वो रस निष्पत्ति के ऊपर ही थी और वहां पर हमने रस निष्पत्ति को बहुत अच्छी तरीके से समझा है। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा साधारणीकरण। तो आज हम साधारणीकरण जो है वो करेंगे और समझेंगे कि कैसे जो है भरत मुनि के सूत्र का जो है बाकी आचार्यों ने क्या मत दिए और कैसे इसे उन्होंने एक्सेप्ट किया। ठीक है, उसके बाद हमने शब्द शक्ति करना है, काव्य गुण और काव्य के दोष करने हैं, प्लेटो का जो काव्य सिद्धांत है वो करेंगे, अरस्तु करेंगे, वर्ड्सवर्थ करेंगे। तो इस तरीके से हम अपना जो बाकी सिलेबस है वो भी कंप्लीट करेंगे। तो हमारी जैसी 3rd यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, आप लोगों को पता है कि हम MCQ रखेंगे और फिर MCQ सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है साधारणीकरण, तो साधारणीकरण की अगर हम बात करते हैं, ठीक है बच्चों, अब हम इस टॉपिक पे आ गए हैं साधारणीकरण पे। तो अगर हम जब इसकी बात करते हैं तो क्या सबसे पहले साधारणी शब्द की बात करें तो इस शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया और कब किया। ठीक है, तो साधारणीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जिसने किया है उनका नाम है भट्टनायक। अब आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से अगर याद हो तो भट्टनायक को हमने कहाँ पढ़ा है बच्चों, कमेंट कीजिए। भट्टनायक को अभी हमने लेटेस्ट ही पढ़ा है, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। भट्टनायक को हमने जो है अभी रस निष्पत्ति में पढ़ा है भट्टनायक के बारे में, और जिनको याद है तो वो उनका सिद्धांत भी बोल दीजिए। ठीक है, अगर भट्टनायक का आप लोगों को सिद्धांत याद है तो आप लोग कृपया कमेंट करके मुझे बताइए भट्टनायक का जो सिद्धांत था उसका नाम क्या था। यस, तो भट्टनायक का सिद्धांत जो था वो था भोगवाद या भुक्तिवाद कह सकते हैं। ठीक है, उसको भुक्तिवाद सिद्धांत भी कहते हैं और भोगवाद भी कहते हैं। तो भट्टनायक का ये सिद्धांत था। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भट्टनायक ने जो है रस निष्पत्ति के संबंध में कहा था। ठीक है, कब किसको देख के वो कहा था, क्योंकि आपको पता है कि भरत मुनि ने अपना जो सिद्धांत था, रस सिद्धांत था भरत मुनि का, उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, रस सूत्र दिया था, विभाव अनुभाव व्यभिचार्य संयोगाद्र रस निष्पत्ति। ठीक है, तो जब उन्होंने वो सिद्धांत दिया था और उसमें रस की बात की थी कि रस कैसे, हमें रस की कैसे निष्पत्ति होती है, तब जो है साधारणीकरण शब्द का प्रयोग जो था वो भट्टनायक ने सबसे पहले और सबसे प्रथम किया था। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि सबसे पहले और प्रथम साधारणीकरण का शब्द का प्रयोग किसने किया था तो वो भट्टनायक ही थे। तो इन्होंने जो है रस की निष्पत्ति हेतु साधारणीकरण को आवश्यक माना है कि साधारणीकरण जो है अगर रस की निष्पत्ति करनी है तो साधारणीकरण जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो जरूरी है, आवश्यक होना चाहिए। ठीक है, आवश्यक है। और क्या है, भट्टनायक के बाद भी तो बहुत लोगों ने साधारणीकरण शब्द का प्रयोग किया होगा, है ना। तो किसने किया, तो भट्टनायक के बाद जो थे अभिनव गुप्त थे। ठीक है, जो अभिनव गुप्त है, तो अभिनव गुप्त जो थे उन्होंने जो है भट्टनायक के जो भाव कर्तव्य और जो भाव भोज कर्तव्य, जो भट्टनायक ने आपको पता है ना भाव कर्तव्य और भोज कर्तव्य जो है शक्तियां बताई थी, तो जो अभिनव गुप्त थे उन्होंने उनकी शक्तियों को जो है अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने अस्वीकार करते हुए सिर्फ एक ही चीज को माना, वो क्या था, साधारणीकरण था। उन्होंने सिर्फ किस चीज को माना, साधारणीकरण को माना, कि हम सिर्फ जो है साधारणीकरण को ही मानते हैं। किसने ये बात कही है, अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त ने जो भट्टनायक का था भाव कर्तव्य और भोज कर्तव्य उसको नकार दिया और अस्वीकार करते हुए उन्होंने साधारणीकरण जो नामक व्यापार था उसी को ही माना है। ठीक है, अब साधारणीकरण हम टॉपिक पढ़ ही क्यों रहे हैं, हमें क्या जरूरत है इसे पढ़ने की, तो सबसे बड़ी समस्या क्या थी हमारे सामने, जो मैं कहूँ कि समस्या थी कोई, तो वो समस्या हमारे सामने थी क्या, समस्या ये थी कि रसानुभूति कैसे होती है। अगर हम रस की बात करें कि रसानुभूति जो है ना, मतलब हम रस जो है उसका आनंद ले रहे हैं, लेकिन वो रसानुभूति होती कैसे है,
ठीक है, कैसे होती है वो रसानुभूति, तो वो क्वेश्चन, वो प्रश्न जो है वो हमारे सामने है। तो भरत मुनि ने क्या किया था, भरत मुनि ने अपना रस सूत्र दे दिया और रस सूत्र से बताने की कोशिश की कि रस के द्वारा हम कैसे जो है रस की निष्पत्ति करते हैं, मतलब रस की अनुभूति करते हैं। ठीक है, पर अलग अलग जो व्याख्याकार थे, ठीक है, जैसे कि भट्टनायक थे या अभिनव गुप्त थे, उन्होंने साधारणीकरण का उल्लेख किया, उन्होंने बताया, साधारणीकरण को उन्होंने प्रमुखता दी और साधारणीकरण पे ही बल दिया। ठीक है, तो अब आगे हम पढ़ते हैं कि क्या है। अब आ जाता है साधारणीकरण। ठीक है, क्या है ये, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, यही बताया कि सबसे प्रथम जो है भट्टनायक ने इसका जो है प्रयोग किया था, सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था। और अभिनव गुप्त भी आए, पर उन्होंने जो है इनके भोज कर्तव्य और भाव कर्तव्य को नकार कर उन्होंने साधारणीकरण पे बल दिया। तो मतलब एक तरीके से अभिनव गुप्त और भट्टनायक दोनों ने ही साधारणीकरण शब्द को अपनाया है। सबसे मेन चीज थी कि रसानुभूति जो है वो कैसे होती है, तो भरत मुनि ने अपने तरीके से बताया था। अब यहाँ पर हम साधारणीकरण के शब्द को समझने की कोशिश करेंगे। साधारणीकरण क्या है? रस निष्पत्ति की ये वह स्थिति है जिसमें दर्शक और पाठक कोई अभिनय देखकर या काव्य पढ़कर उससे तदमीय स्थापित करता हुआ या उसका पूरा पूरा रसास्वादन करता है। तदमीय क्या है? मतलब एज इट इज, जैसा है वैसे ही हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, या दोनों का मेल हो जाना, दोनों का मिलन हो जाना। किसका? जिसने लिखा है उसका, और जो पढ़ रहा है उसका स्वाद ले रहा है उसका। जब दोनों के विचार, दोनों की भावनाएं एक जैसी हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? साधारणीकरण कहेंगे। फिर भी आगे विशेष क्या बात है कि ये वह स्थिति है जिसमें दर्शक और पाठक के मन में मैं और पर की जो भाव है वह दूर हो जाता है। मतलब ये नहीं पता चलता उसको कि मैं हूँ या कोई और है, ये मतलब किसी और को कुछ नहीं समझता। उसको क्या लगता है? उसको ऐसा लगता है कि ये कविता किसी और ने नहीं लिखी है, ये काव्य किसी और का नहीं है, ये काव्य तो मेरी ही कहानी बोल रहा है, मेरी ही कहानी है, मेरी कविता है। दोनों की भावनाओं का क्या हो जाता है? यहाँ पे समन्वय हो जाता है। जब दोनों की भावनाएं समन्वय हो जाएगी वही क्या कहलाएगी? साधारणीकरण कहलाएगी। वह क्या है? अभिनय और काव्य के पात्रों और भावों में वलीन होकर उसके साथ ही एकात्मक जो है, एकात्मकता जो है स्थापित कर लेता है। मतलब दोनों जो है वो एक हो जाते हैं, दोनों की सोच एक हो जाती है, दोनों के विचार एक हो जाते हैं और दोनों की भावनाएं एक हो जाती है। तब क्या हो जाता है? साधारणीकरण हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा और इसको जो है अच्छे से समझेंगे कि जो असाधारण का साधारण, मतलब असाधारण चीज है लेकिन उसको क्या कर दिया? साधारण कर दिया। ठीक है, या विशेष का जो है निर्विशेष हो जाना, पता ही ना चले कि कब आप क्या से क्या हो गए। ठीक है, आपने पहले उस काव्य को पढ़ा, आप कुछ और थे, लेकिन जब आपने उसके दर्द पीड़ा को समझ लिया तो उसका दर्द भी आपके दर्द की तरह हो गया। ठीक है, दोनों का दर्द एक जैसा ही हुआ तो दोनों का क्या हुआ? विचार भावनाएं एक जैसी होगी तो वो क्या कहलाएगी? यहाँ पर दोनों का क्या हो गया? साधारणीकरण हो गया। ठीक है बच्चों, थोड़ा और क्लियर करेंगे इसे। साधारणीकरण का अर्थ और परिभाषा और एवं स्वरूप। साधारणीकरण वह समनीकृत अनुभव है जिसमें सामान्यीकृत जो अनुभव है जिसमें वस्तुएं स्थान और काल की उपाधि से मुक्त होकर एक निर्विकल्पित रूप से दिखाई देती है और अनुभूत होने लग जाती है। ठीक है, अब क्या है कि काव्य पढ़ रहा है, काव्य में उसको रस की अनुभूति हो रही है। ठीक है, रस की अनुभूति भी तो हमें कब होती है? जब पढ़कर हम उसे पूरी तरीके से अपने अंदर उतार लेते हैं। हम बोलते हैं जब हमें वो अच्छा लगने लग जाता है, हमें उसमें आनंद आने लग जाता है। तो आनंद कब आएगा? जब उसकी भावना और हमारी भावना एक जैसी होगी तभी तो आएगा। ठीक है, अब मान लो कि जो है लिखने वाले ने लिख डाला, अब लिखने वाले ने कुछ भी लिख डाला, उसने बहुत ऐसी ऐसी बातें कर दी जो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है ही नहीं, जो हो ही नहीं सकती। ठीक है, आकाश में चलकर जा रहा है तो ऐसे आकाश में चलकर जा रहा है तो क्या है? कह दिया ना उसने, तो अपनी बात को कह दिया। लेकिन समझने वाला तो उसको ये थोड़ी, उसको कैसे लगेगा कि हाँ भाई आकाश में ही चल रहा होगा? तो वो क्या है? बात को नहीं समझ पा रहा है, तो उसको उसमें रस की अनुभूति कैसे होगी? अब जो बात होने वाली होगी या जो बात जो है सच में होगी, जिस बात से वो खुद सहमत होगा, उसी बात का तो, उस बात ही को तो वो एक्सेप्ट करेगा, समझेगा उस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है
यहाँ पर वो रस ले रहा है, पर कैसे ले रहा है? उसके भावों से। काव्य पढ़ रहा है तो पढ़कर ले रहा है, दृश्य देख रहा है तो देखकर ले रहा है, ठीक है, कुछ सुन रहा है तो सुनकर भी वो रस की अनुभूति कर रहा है। जब दोनों की भावनाएं सेम हो जाती है तो क्या हो जाता है? साधारणीकरण हो जाता है। साधारणीकरण का अर्थ नागेंद्र जो है, नागेंद्र क्या कहते हैं? साधारणीकरण का अर्थ जो है काव्य के पठन द्वारा पाठक और श्रोता का भाव सामान्य भूमि तक पहुंच जाता है। बोल रहा है ना, ये कौन सी भूमि? सामान्य। जब दोनों का काव्य का पठन, अब जो पाठ कर रहे हैं काव्य का वो, और जो पाठक है, ठीक है, जो पढ़ने वाले पाठक या श्रोता जो सुन रहे हैं, ठीक है, दोनों की जब भावनाएं क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। सुनने वाले की भी और पढ़ने वाले की भी, दोनों की भावनाएं सेम हो जाएगी तो क्या होगा? उनके बीच में साधारणीकरण होगा। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को कि क्या कहना चाह रहा है कवि यहाँ पर? कवि की भावना द्वारा ही पाठक और श्रोता का भाव की सामान्य भूमि तक जब पहुंच जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? साधारणीकरण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब हम साधारणीकरण जो है वो पढ़ ही क्यों रहे हैं, उसका महत्व क्या है? तो उसके महत्व की बात करें अगर हम, तो क्या है? रसवत्ता ही जो है काव्य की जननी है। ठीक है, अब काव्य हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम काव्य पढ़ रहे हैं और काव्य में हमें कुछ रस ही नहीं है, काव्य में मजा ही नहीं आ रहा, काव्य में कुछ है ही नहीं काव्य में, तो हम काव्य को पढ़ेंगे क्यों? जब काव्य में कुछ होगा नहीं तो हम पढ़ेंगे। हमें काव्य पढ़ने में मजा आ रहा है, हमें कविता पढ़ने में आनंद की अनुभूति हो रही है, इसीलिए तो हम काव्य पढ़ रहे हैं, इसीलिए तो हम काव्य को मान रहे हैं, तो महत्व दे रहे हैं ना काव्य को। तो यही साधारणीकरण से ही आ सकती है। ये कैसे आ सकती है? साधारणीकरण से आ सकती है। कैसे? हम पढ़ क्यों रहे हैं? जब हमें मजा आएगा। अब जब हमें मजा आने लग जाएगा तो क्या होगा कि हमें उसकी बातें समझ में आने लग जाएगी। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगेगा कि जो उसने लिखा है वो तो हमसे मैच करता है और हमारे जैसी भावना ही है उसकी भी, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, दोनों की भावनाएं भी एक जैसी है। तो क्या है? साधारणीकरण हो रहा है, और तभी तो साधारणीकरण आ सकता है, इसीलिए जरूरी है। और अगर काव्य का सर्जन करना है, मतलब अगर हमें एक काव्य की रचना करनी है, तो उसके लिए यह नितांत आवश्यक है, ये जरूरी है कि जो है साधारणीकरण के द्वारा ही कवि दूसरे के भावों को जागृत करके रसानुभूति प्रदान कर सकता है। बच्चों समझ में आया कि साधारणीकरण अगर होगा तभी कवि जो है वो दूसरों की भावों को, जो दूसरों की फीलिंग्स है, उनको क्या करेगा? जगाएगा, जागृत करेगा। ठीक है, और उसमें क्या लेकर आएगा? रस अनुभूति जो है उनको प्रदान करेगा, उनको आनंद प्रदान करेगा। ठीक है, अब अगर उसमें वीर रस होगा तो उनके अंदर वो वीर वाला जो जोश है वो भर देगा जब वो काव्य पढ़ेंगे। अगर उसमें वो हास्य वाला कुछ होगा तो वो एक रोने वाले व्यक्ति को जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ रखा है उसे भी हंसा देगा। ठीक है, अगर वो उसमें जो है अपनी दुख भरी जिंदगी के बारे में लिखेगा या दुखी भरी जिंदगी के बारे में करेगा, और फिर वो उसमें दिखाएगा कि कैसे उसके भीतर साहस आया और अपने दुख से उसने छुटकारा पा लिया, तो कहीं ना कहीं जो पढ़ने वाला होगा उसके मन में भी वो क्या आएगी? उसके मन के अंदर भी ये भावना आएगी कि मैं भी तो इतना दुखी हूँ और मेरे जीवन में भी तो इतना दुख भरा हुआ है, और उसके जीवन में भी वो साहस आएगा कि वो भी अपने जीवन को बदलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कविताएं क्या करती है? हमारे अंदर जो स्थायी भाव में रस विद्यमान होता है उन रसों को उभार कर क्या करती है? हमारे जो जीवन होता है उसमें उन रसों को डालती है, और उन दोनों का जो लिखने वाला है या जो पढ़ने वाला है, उन दोनों की जो भावनाएं वो होती है वो एक जैसी हो जाती है। उसी को क्या कहा जाता है? साधारणीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पे साधारणीकरण का काफी महत्व है। हम काव्य पढ़ रहे हैं, अगर उसमें साधारणीकरण नहीं होगा तो काव्य पढ़ने का कोई मोल ही नहीं है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि जब सहृदय अपने पृथक सत्ता को भूलकर अपनी व्यक्तिगत भावना का जो है परित्याग करके जो है समूची मानव जाति के सुख दुख की अनुभूति में ही लीन हो जाता है। क्या बोल रहा है वो? कि व्यक्तिगत, अब देखो हमारा जो, मान लो कभी कभी आप कविता पढ़ते हो, आपको बहुत मजा आता है, कभी कभी कोई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको जब कभी बहुत परेशान होते तो वो क्या करते हैं? पढ़ने बैठ जाते हैं, पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। वो सोचते हैं यार मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, यही ज़्यादा बेटर होगा, तो पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। या किसी को शौक होता है कि वो कविताएं पढ़ते हैं या कविताएं लिखने के लिए बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से अपने व्यक्तिगत जो भावनाएं हैं उनका क्या करते हैं? त्याग कर देते हैं। कुछ टाइम के लिए उनको चीज़ों को भुलाने के लिए भी वो कविता का पठन या फिर कविता लिखनी शुरू कर देते हैं।
ठीक है। तो जब ऐसी चीजें होती है जीवन में कि हम उस चीज को साइड में करते हैं, तो सहृदय कहीं ना कहीं विराजमान है। अब सहृदय किसी भी रूप में हो सकता है। सहृदय क्या बताया है कि जैसे दर्शक है देखने वाले, या पाठन करने वाला जो है पाठक है या दर्शक है, या फिर जो है श्रोता है, जब वो उस चीज का भोग करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज का जो वो भोग कर रहे हैं, रस का, काव्य का जो है भोग कर रहे हैं, काव्य पढ़ रहे हैं, श्रोता जो है काव्य को सुन रहा है, ठीक है, देखने वाला उस दृश्य को देख रहा है, तो वो क्या कर रहा है, सहृदय है, क्योंकि वो उन चीजों का भोग कर रहे हैं, तो वो सहृदय है। तो जब उन चीजों का भोग करते हैं और पृथक सत्ता भूल कर, ठीक है, उस चीज को, बाकी चीजों को भूलकर, व्यक्तिगत जो भावनाएं उनका परित्याग कर कर हम क्या करते हैं, मानव जाति के सुख दुख की अनुभूति में लीन हो जाते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, कवि का जो दुख होता है, जो कवि के जीवन में खुद का दुख है, वो खुद के दुख को एक अपना इकलौता दुख नहीं मानता। अगर मान लो कि जैसे ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिशों ने काफी अत्याचार किया देश के ऊपर, ठीक है, तो अब वो एक व्यक्ति का दुख थोड़ी ना है, ठीक है, कि एक व्यक्ति के साथ ही वो चीज हुई होगी, नहीं, उसका दुख और जो है उसका दुख, वो अपना दुख, व्यक्तिगत दुख नहीं मान रहा, वो उसको किसका मान रहा है, वो सामान्य पूरी संसार का दुख उसको मान रहा है। इसलिए वो काव्य की रचना कर रहा है कि ये अकेला दुख मेरा नहीं है, ये सबका दुख है। तो यहाँ पर क्या है, उसके दुखों में, उसके सुख दुख में, चाहे वो खुश है चाहे वो दुखी है, उसके सुख दुख की अनुभूति में जब हम लीन हो जाते हैं, उसने तो लिखा लेकिन हम भी उसे पढ़कर उसी की बातों में, उसी चीज में खो गए, बह गए, तो उसमें साधारणीकरण की स्थिति क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, समझ आ गया कि दोनों की भावनाएं क्या होगी बच्चों, एक हो गई। सामान्य शब्दों में अगर कहे तो लोक हृदय में लीन होना ही क्या है, साधारणीकरण है। ठीक है, मतलब अपना अकेले का नहीं, सेल्फिशनेस नहीं दिखानी है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सेल्फिश होते हैं ना, तो यहाँ पे सेल्फिशनेस नहीं है कि सिर्फ मेरे को ही दुख हो रहा है और किसी को दुख नहीं हो रहा, नहीं, या मुझे खुशी हो रही है और किसी को खुशी ना हो इस चीज से, नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर सुख भी है तो वो सबके साथ उस सुखों को बांट रहा है, ठीक है, और दुख भी है तो वो उससे भी बांट रहा है। लेकिन जो पढ़ने वाला है वो उसके सुख में सुखी हो रहा है, उसके दुख में दुखी हो रहा है, तो क्या है वो साधारणीकरण ही तो है। तभी तो उसके भाव उसके भावों तक पहुंच रहे हैं, दोनों के भाव एक जैसे हो रहे, लिखने वाले के भी और पढ़ने वाले के लिए भी। ठीक है, तो इसे क्या है, साधारणीकरण बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे हमें क्या होती है, रस की अनुभूति होती है, और रस जब हमारे जीवन में रहेगा तो हमें आनंद ही देगा। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण है। आगे चलते बच्चों, तो संस्कृत के ऐसे कुछ विद्वान हैं जिन्होंने जो है साधारणीकरण को लेकर अपने मत दिए। ठीक है, तो साधारणीकरण संबंध में संस्कृत विद्वानों के मत जो है वो विशेष महत्वपूर्ण लगते हैं। तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो यही है। तो सबसे पहले जो है आचार्य भरत मुनि जो है उन्होंने कहे हैं, भरत मुनि है ये, ठीक है, इन्होंने जो है अपने उसमें कहा है, भरत ने तदपि जो है साधारणीकरण शब्द का प्रयोग तो नहीं किया, उन्होंने साधारणीकरण शब्द का प्रयोग नहीं किया, आपको पता ही है क्योंकि मैंने आपको रस जो है सिद्धांत कराया था, और उसमें भी कहीं उन्होंने साधारणीकरण का इतना वर्णन नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक वाक्य में इस और संकेत आवश्यक किया है, उन्होंने एक वाक्य में जरूर संकेत किया साधारणीकरण की तरफ। जैसे उन्होंने कहा, एभेक्ष्य सामान्य गुण योगेन रसा निष्पद्य। ठीक है, तो क्या है, अर्थात इसका अर्थ क्या है कि जब इन भावों को सामान्य रूप से प्रस्तुत किया जाता है तो रस की क्या होती है, निष्पत्ति होती है। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ, ठीक है, आपको उदाहरण देती हूँ कि मान लो कि कोई व्यक्ति जो है वो अभिनय कर रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति जो है अभिनय कर रहा है, नाटक कर रहा है, और उसे जो है रोल दे रखा है कि जो है आप राम का रोल करो, ठीक है, तो वो अपने रोल को कर रहा है और आप उसके रोल से सारी चीज़ें अनुभूति कर रहे हो। ठीक है, आप देख रहे हो कि राम का रोल कर रहा है और आपके मन के अंदर जो है राम जी के प्रति ही भाव है, भाव आपके अंदर वही आ रहा है जो वो रोल कर रहा है। अब वो तो रोल करते करते वो भी उस भाव कैरेक्टर में खो गया पूरी तरीके से, और आप देख रहे हो तो आप भी उस कैरेक्टर में, आपको वो कैरेक्टर नहीं लग रहा, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि नाटक चल रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि रियल में राम जी आ गए हैं और उसको देखकर जो है हमारे भाव
एक जैसे, तो एक दूसरे का क्या हो रहा है, सामान्य रूप से जो है भाव जो है वो सामान्य हो गए, दोनों के भाव जो है एक जैसे हो गए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके अंदर जो है रस की निष्पत्ति हो रही है, ठीक है, क्योंकि उसके भीतर जो है वो रस निकल रहा है कि अगर वहाँ राम जी रो रहे हैं नाटक में, तो यहाँ पर उसके भी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वहाँ पे राम जी की जो है, राम जी अयोध्या छोड़कर जा रहे हैं, तो दिखाया जा रहा है कि राम जी अयोध्या छोड़कर जा रहे हैं और बाकी सारे जितने भी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो रो रहे हैं, उनके प्रलाप कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सीन देखकर, वो दृश्य देखकर जो देखने वाला है उसके भी मन में रोना आने लग जाएगा ऑटोमेटिक। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर रस की क्या होती है, निष्पत्ति होती है। तो भरत मुनि ने इस तरीके का निष्पत्ति मानी है। तो उन्होंने जो है इस तरीके से जो है साधारणीकरण का वर्णन, छोटी सी चीज़ के रस निष्पत्ति को ही लेकर उन्होंने साधारणीकरण की, और मैं कहूँ कि संकेत किया है। उन्होंने बस यही कहा है कि कवि और नाटककार जो होते हैं क्या होता है कि उनके भावों की अभिव्यक्ति इस प्रकार से करता है कि वह सहृदय की सामान्य जो अनुभूति है उसके विषय बन जाते हैं, ठीक है, सामान्य अनुभूति तक पहुंच जाता है। वो एक ऐसी अनुभूति तक पहुंच जाता है जिसमें सहृदय हो जाता है, क्योंकि वो उस चीज़ का भोग कर रहा है, दृश्य आंखों से देख रहा है, अंदर जा रहा है उसके। तो रस की निष्पत्ति भी हो रही है और एक तरीके से दोनों की भावना एक जैसी, तो साधारणीकरण भी हो रहा है। अब आ जाते हैं भट्ट लोलट की तरफ। तो बच्चों भट्ट लोलट की बात करें अगर हम, भट्ट नायक की बात करें, भट्ट नायक की अगर हम बात करें, तो भट्ट नायक जो है वो क्या कहते हैं, भरत के जो रस सूत्र दिया था, विभाव अनुभाव व्यभिचार्य संयोगाद्र रस निष्पत्ति, जो ये दे रखा था, उसके बारे में जो है 4 विद्वानों ने अपने मत दिए थे, जो हमने रस निष्पत्ति में पढ़ी। कौन कौन से थे, भट्ट लोलट हो गए, भट्ट नायक हो गए, और शंकुक हो गए, और क्या है, अभिनव गुप्त हो गए, ठीक है। तो इन्होंने अपने अपने विचार दिए। लेकिन जो भट्ट लोलट थे और शंकुक थे, उन्होंने यह प्रश्न उठाया है। उन्होंने क्या प्रश्न उठाया है, उन्होंने ये कहा कि सहृदय कल्पित जो है पात्रों के भावों से रसा स्वादन कैसे करते हैं, ठीक है। मतलब अगर पात्र दे रखे हैं या किसी को कैरेक्टर दे रखा है, नट, अच्छा एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था, जो है एक बच्चे ने, बंटी ने, और जो परमेश्वरी जो है, उन्होंने, परमेश्वरी जो है उसने जो है क्वेश्चन किया था, मुझसे प्रश्न किया था पिछली उसमें क्लास में कि मैम नट का अर्थ क्या है। तो नट का अर्थ नायक से है यहाँ से, ठीक है, नट यहाँ पर नायक को बोला गया है। तो बार बार जो शब्द आ रहा था नट, वो नायक की बात की जा रही है, ठीक है। तो जहाँ पे भी नट का प्रयोग हो रहा है, नायक को लेकर चलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नायक की बात की जा रही है कि नायक को कैसे जो है लिया जा रहा है, वो कैसे जो है एक नायक रस की निष्पत्ति करता है या क्या करता है, तो ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है इन दोनों ने किया था, और मैं वो भी बताना भूल गई आप लोगों को कि पिछला जो हमारा प्रश्न था, पिछली वीडियो का प्रश्न जो था कि साधारणीकरण का जो संबंध है वो किस समीक्षा सिद्धांत से है, ये हमारा प्रश्न था कि किस समीक्षा सिद्धांत से है। तो बहुत सारे बच्चों ने जो है उत्तर दिया था, तो मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने अच्छी तरीके से समझा, तो उन्हें जो है उन्होंने सही उत्तर दिया। तो मौनी हो गए, जॉनी हो गए, वंदना हो गए, हार्दिश हो गए, बंटी हो गए, और साधना हो गए। तो ये आप सभी ने जो है सही आंसर दिया है, रस संप्रदाय इसका आंसर है, ठीक है, कि साधारणीकरण का संबंध किस समीक्षा सिद्धांत से है, तो रस सिद्धांत से है, ठीक है। तो आप सभी ने सही आंसर दिया है, ठीक है। अब अगला प्रश्न हमारा जो है लास्ट में होगा, तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है। तो भट्ट लोलट और शंकुक की बात करें तो उन्होंने जो है सहृदय काल्पित पत्रों के भावों से रसा स्वादन जो है वो कैसे किया जाता है। मतलब अगर कैरेक्टर है, कोई नाटक कर रहे हैं और नाटक में जो है नायक नायिका है, वो पात्र की किसी भूमिका निभा रहे हैं, तो उनके भावों से हम रसा स्वादन कैसे करेंगे, ठीक है। तो भट्टनायक ने जो है इसके समाधान करते हुए साधारणीकरण सिद्धांत जो है उसकी व्याख्या की। समझ आ गया। भट्टनायक ने फिर साधारणीकरण सिद्धांत की जो है उसकी व्याख्या करके बताया इन्होंने कि जब इस तरीके से जो है हमारा और उनका जो भाव है वो एक जैसे हो जाते हैं तो साधारणीकरण होता है, ठीक है। तो ये कथन है कि सहृदय सर्वप्रथम अभिधा शक्ति द्वारा पात्रों के संवादों के अर्थ ग्रहण करता है, ठीक है। अभिधा मतलब सीधे सीधे सामने, हमारे सामने नाटक हो रहा है और हमने वो सीधे सीधे हमारे दिमाग में जा रहा है, तो उसके भाव और हमारे भाव सामने सामने ही एक जैसे हैं, ठीक है। तो वो क्या, अभिधा, जो सामने सामने हमें समझ आ जाए, ठीक है। अब क्या है, पुनर् जो भाव कर्तव्य व्यापार है उसके द्वारा अर्थ का
जो है भावन करता है। तो भाव कर्तव्य द्वारा ही जो है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का जो है क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पे साधारणीकरण हो जाता है। हर एक चीज का भाव कर्तव्य, भावनाओं का साधारणीकरण हो जाता है। विभाव आप लोगों ने बच्चों पढ़ा है, विभाव में हम लोगों ने उद्दीपन और जो है आलंबन के बारे में पढ़ा था, तो वो हो गया। अनुभाव में मैंने आपको 4 बताए थे, आंगिक, वाचिक और आहारिक और सात्विक जो है वो बताए थे। तो अनुभाव भी हो जाता है और संचारी भाव भी होता है, जिसे हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ठीक है, तो संचारी भाव में भी जो है हमारे जो है चलते चलते तब तक वो एक हाई लेवल तक उसको लेकर जाता है जब तक रस की निष्पत्ति नहीं हो जाए। तो यहाँ पर सब चीजें कुल मिलाकर लास्ट में जो एंड में पहुंचती है वो कहाँ पहुंचती है, साधारणीकरण पे ही पहुंचती है। रस की निष्पत्ति हो गई तो क्या हो गया, लास्ट में क्या हो गया, साधारणीकरण हो गया, क्योंकि दोनों की भावनाएं एक जैसी हो गई। अब अभिनव गुप्त क्या कहते हैं, अभिनव गुप्त ने जो है क्या बताया है यहाँ पर, मतलब हम भट्टनायक की अगर बात करें तो भट्टनायक सीधे सीधे जो है विभावादि को ही साधारणीकरण कह रहे हैं। ठीक है, कि विभावादियों से ही हमारा क्या हो जाता है, साधारणीकरण हो जाता है। और साधारणीकरण जो है वो रस से पूर्व की प्रक्रिया है। मतलब जब तक हमें जब हमें मतलब रस प्राप्त होता है या रस हमें मिलता है, उससे पहले क्या हो जाता है, साधारणीकरण हो जाता है। ठीक है, अब मतलब इसने तो पहले ही बता दिया कि पहले साधारणीकरण हो जाता है। मतलब ये हुआ कि रस की निष्पत्ति तक आपको पहुंचने की जरूरत नहीं है, आपको पहली साधारणीकरण हो जाएगा। आपको पता है कि आप यहाँ क्या देखने आए हो और आपकी इच्छा है, आप पहले ही एक्साइटेड हो, आपको पता है कि आप क्या देखने जा रहे हो, तो आपके मन में वो भावनाएं, वो सारी चीजें पहले से है। ठीक है, स्थायी रूप में। तो आप सामने गए तो वो क्या हो गया, आपने उसको देखा, आपका साधारणीकरण हो गया और उसके बाद जो है रस शुरू होता है। तो रस से पूर्व की प्रक्रिया ही उन्होंने साधारणीकरण बताई है। आगे आता है अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त बच्चों क्या कहते हैं, अभिनव गुप्त ने साधारणीकरण के स्वरूप पर प्रकाश डालने वाले तीसरे व्याख्याकार हैं। ठीक है, आचार्य अभिनव गुप्त। आचार्य अभिनव के अनुसार जो है काव्य और नाटक द्वारा प्रस्तुत वस्तु के संबंध में सहृदय और सामाजिक की व्यक्तिगत अनुभूति, जैसे मित्र है, शत्रु है या उदासीन जो भाव होते हैं, असंबंध और मुक्त प्रतीत होते हैं। वस्तु की व्यक्तित्व से ही यह असंबंधता की ही जो है वस्तु का साधारणीकरण करती है। अब यहाँ पर अभिनव गुप्त क्या कहना चाहते हैं, सीधी सी बात है, अभिनव गुप्त जो है विभाव आदि के स्थायी भाव को ही साधारणीकरण कह रहे हैं। पूरा कुल मिलाकर अगर मतलब इसको देखा जाए तो यहाँ बच्चों वो स्थायी भाव की ही बात कर रहा है। ठीक है, स्थायी भाव जो हमारे भीतर ही होता है, तो वो ही स्थायी भाव की बात करें तो वो स्थायी भाव ही क्या करता है, हमारे अंदर विभाव आदि के सहयोग से साधारणीकरण उत्पन्न करता है। ठीक है, स्थायी भाव हमारे भीतर है तो विभाव आदि की जो सहायता लेता है वो, और मतलब आलंबन, उद्दीपन, माहौल देखता है और वातावरण देखता है, और आलंबन से जो है जो आगे चीजें हो रही है उनसे प्रभावित होकर वो क्या करता है, हमारी भावनाएं उनकी भावनाएं एक जैसी हो जाती है और क्या हो जाता है, साधारणीकरण होता है। अगर आपको ध्यान हो तो अभिनव गुप्त जो है उनका हमने सिद्धांत भी पढ़ा था। कौन सा सिद्धांत पढ़ा था, कमेंट करके बताइए जल्दी मुझे। रस निष्पत्ति में, रस निष्पत्ति में हमने अभिनव गुप्त का कौन सा सिद्धांत पढ़ा था बच्चों, यस, अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, तो अभिव्यक्तिवाद जो सिद्धांत था वो हमने पढ़ा था। ठीक है, और उसमें क्या बताया गया था कि व्यंजना नाम ही अलौकिक क्रिया है, मतलब व्यंजना को ही ज्यादा बल दिया गया था। व्यंजना क्या है, व्यंजना मतलब सीधे शब्दों में बताऊं तो जैसे मान लो कि कोई शब्द है या कोई वाक्य है और सरल वाक्य है कोई, ठीक है, लेकिन अगर 4 लोग बैठे हैं और उनके सामने वो सरल वाक्य बोला गया है तो वो चारों लोग उस वाक्य को अपने अपने तरीके से लेंगे। ठीक है, अलग अलग तरीके से लेंगे ना, वो 4 लोग बैठे हुए तो वो अलग अलग तरीके से समझेंगे उसको, तो उसको क्या कहते हैं, व्यंजना कहते हैं। ठीक है, और लक्षणा तो आपको पता ही है कि किसी बात को घुमा फिरा के कहना व्यंग्य के रूप में, उसको क्या कहते हैं, लक्षणा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो अभिनव गुप्ता है उन्होंने जो है अभिव्यक्तिवाद जो है उसके बारे में बताया था, और उसमें उन्होंने साफ साफ जो है साधारणीकरण का बताया। तो आप चाहो तो रस निष्पत्ति वाला जो टॉपिक है वो पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं जो लोग नए हैं। ठीक है, वो पिछली वीडियो में रस निष्पत्ति वाली जो वीडियो है उसको अच्छे से देखेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं धनंजय। तो धनंजय ने क्या कहा है वो समझते हैं। इन्होंने क्या कहा है, अगर देखा जाए तो अभिनव गुप्त के पश्चात धनंजय जो है उन्होंने साधारणीकरण के सिद्धांत की व्याख्या की है। ठीक है, उन्होंने सर्वप्रथम जो है कवि तत्व का ही उल्लेख किया है। यहाँ पे कवि तत्व का ही उन्होंने बताया है, इंपॉर्टेंस दी है।
अगर संदर्भ में कहा जाए, विचार किया जाए तो नाटक देखने या काव्य पढ़ने से जो सहृदय में राम कृष्ण आदि का ऐतिहासिक पात्र भी ऐतिहासिक पात्र ना रहते हुए अपितु कवि निर्मित पात्र बन जाते हैं। राम और कृष्ण आदि पात्रों के प्रति पाठक और दर्शक का पूज्य भाव जो है वो समाप्त हो जाता है, तो कवि निर्मित पात्रों के माध्यम से रस की अनुभूति प्राप्त हो जाती है। वही बात बोल रहे हैं कि मान लो किसी को आगे कृष्ण बनाया गया है या राम बनाया गया है, तो जो उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं वो पाठक या दर्शक जो भी हैं वो क्या करेंगे, भाव जो है उनका जो भाव है वो उसको देखकर अपने आप ही उमड़ता है ना, वो भाव उनके अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे राम और कृष्ण आदि पात्रों के जो प्रति पाठक होते हैं और दर्शक होते हैं उनके जो पूज्य भाव होते हैं समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, वो भाव ही खत्म हो जाते हैं और कवि निर्मित जो पात्र होते हैं, जो कवि के द्वारा निर्मित गया पात्र होता है उसके माध्यम उनकी क्या हो जाती है, रसानुभूति हो जाती है। मान लो उन्होंने कोई चीज़ उसमें मिस भी कर दी, कुछ भी कर दिया, लेकिन जो हमारे सामने नजर आ रहा है वो हमें हमेशा याद रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें हमें क्या हुई है, रस की अनुभूति हुई है। ठीक है, अब हमने अगर हम बात करें तो हमने भगवान की जो बातें सुनी है या भगवान के बारे में जो पता है हमें, कृष्ण के बारे में, राम के बारे में, वो हमने सिर्फ सुना ही है ना, देखा नहीं है। लेकिन जब हम सामने देखेंगे तो उसमें हमारी ज़्यादा जो है हमें उसमें आनंद प्राप्त होगा। ठीक है, जो सामने हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो रियल कैरेक्टर है वो तो बिल्कुल कहीं गुम हो जाते हैं, लेकिन जो सामने कैरेक्टर होते हैं वो उभर के आते हैं। और कभी कभी आपने देखा भी होगा जब हम जो है वहाँ देखते, टीवी पे देखते हैं, तो टीवी में क्या होता है, टीवी में अगर कोई राम का कैरेक्टर कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो अगर हम राम को याद करते तो एक पल से हमारे, या कृष्ण को याद करते तो एक पल में ही हमारे दिमाग में जो है वही छवि आती है जो छवि हमने टीवी में देखी होती है। तो दृश्य का प्रभाव काफ़ी हमारे भीतर तक होता है। अब आ जाते हैं विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ जो हैं वो क्या मानते, तो आचार्य विश्वनाथ की बात करें तो उन्होंने अपनी रचना जो है, क्या रचना का नाम है उनका, साहित्य दर्पण। नोट डाउन कर लीजिए, साहित्य दर्पण। विश्वनाथ की पुस्तक का नाम, रचना का नाम क्या है, साहित्य दर्पण। साधारणीकरण पर प्रकाश डाला है उन्होंने। साधारणीकरण को विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तीनों का उल्लेख माना है। समझ आ गया बच्चों, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव तीनों को माना है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, व्यापोरोस्थित विभाववादी नमना साधारणीकृति। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी ये जो है उक्ति भी दे रखी है, सूत्र दे रखा है, और इसमें उन्होंने विभाव को, अनुभाव को और संचारी जो भाव है उनको ही प्रमुखता दी है। स्थायी भाव का यहाँ पे वर्णन नहीं है बच्चों। तो काव्य नाटक गत विवादीवादी तीनों वाक्य को साधारणीय रूप से ग्रहण कर लेता है। आगे चलते हैं हम आचार्य जगन्नाथ की ओर। आचार्य जगन्नाथ जो क्या कहते हैं, मतलब एक तरीके से विश्वनाथ की बात की जाए तो विश्वनाथ क्या कर रहे हैं, विभाव की बात कर रहे हैं। तो विभाव में क्या होता है बच्चों, आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, अगर हम अनुभाव की बात करें तो चार जो मैंने बताए वो होते हैं, और संचारी भाव आपको पता है व्यभिचारी भाव। तो एक तरीके से आलंबन भी है यहाँ पे, आश्रय भी है और पाठक भी है। तो सब जब होते हैं तो क्या हो जाता है, साधारणीकरण होता है। मतलब भाव साधारणीकरण जो है हम देख सकते हैं आराम से। अब आचार्य जगन्नाथ की बात करते हैं। आचार्य जगन्नाथ ने स्पष्ट रूप से साधारणीकरण शब्द का जो है प्रयोग नहीं किया। क्लियर है, नहीं किया उन्होंने इस शब्द का प्रयोग। लेकिन दोष दर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद कर लीजिए बच्चों, दोष दर्शन वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आया है, एग्जाम में पूछा गया है ये। ठीक है, दोष दर्शन के आधार पर साधारणीकरण की व्याख्या करने की कोशिश आवश्यक की है। तो प्रश्न ये आया था कि जगन्नाथ ने साधारणीकरण की व्याख्या अपनी किस मैं कहूँ कि कहाँ पर जो है की है, जगह कहाँ पर उन्होंने इसकी स्थापना, मतलब मैं सच में कहूँ तो उन्होंने साधारणीकरण की जगह दोष दर्शन का शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने साधारणीकरण की जगह दोष दर्शन शब्द का जो है प्रयोग किया था। तो ऐसा पूछ सकते हैं आप, क्वेश्चन ये आएगा कि साधारणीकरण जो है शब्द की जगह जगन्नाथ ने किस शब्द का प्रयोग किया है। तो शब्द जो था वो दोष दर्शन जो था शब्द था, उसकी स्थापना की थी उन्होंने। किसकी जगह, साधारणीकरण की जगह उन्होंने दोष दर्शन की स्थापना की और उस शब्द का प्रयोग किया था। तो याद रखना, इस संदर्भ में वह कहते हैं कि भावना के दोष के कारण ही रमा आदि असाधारण पात्र
असहृदय जो सहृदय है उसको सामान्य प्रतीत होने लगते हैं। ठीक है, तो उनका भाव क्या हो जाता है, बिल्कुल सामान्य हो जाता है, सामान्य प्रतीत उनको होने लग जाता है। तो एक तरीके से यहाँ सामान्य का वर्णन सीधे सीधे साधारणीकरण शब्द का प्रयोग नहीं किया बच्चों, किसका, दोष दर्शन शब्द का प्रयोग किया, किसकी जगह, साधारणीकरण की जगह। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं हिंदी के कुछ विद्वानों के मत की और चलते हैं कि जो हिंदी के कुछ विद्वान हैं उनकी क्या इसमें अवधारणाएं हैं, मत है। तो अगर हम रीतिकालीन हिंदी के आचार्यों की बात या कवियों की बात करें तो साधारणीकरण के विषय में उन्होंने चिंतन नहीं किया। ठीक है, तो रीतिकाल के जो कवि होंगे, आचार्य होंगे, उन्होंने जो है ज़्यादा इसके ऊपर चिंतन नहीं किया है, लेकिन कुछ हिंदी के विद्वान हैं उन्होंने इसके ऊपर बोला है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो वेरी इंपॉर्टेंट रामचंद्र शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल जी जो है उन्होंने क्या कहा है साधारणीकरण के ऊपर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधारणीकरण पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लिया जाता, अब ये देखो विषय मतलब किसकी बात कर रहे हैं, विभाव की बात कर रहे हैं ना। मैंने आपको क्या करवाया है, मैंने आपको आलंबन और उद्दीपन की करवाया, विभाव के अंदर आलंबन और उद्दीपन करवाया है। जिनको नहीं पता चल रहा है तो उसे देखो पता पहले पढ़ना पड़ेगा, रस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, रस संप्रदाय पढ़ना पड़ेगा, तब आपको थोड़ा इजीली जो है ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, जिन्होंने पढ़ लिया है रस संप्रदाय मेरे साथ, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो रस संप्रदाय जो है आप मेरी पुरानी जो वीडियो है उसमें रस संप्रदाय जो है उसको पढ़ना, उसके बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि जो विभाव अनुभाव की बात मैं कर रही हूँ वो क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है विषय जो है वो क्या है, विभाव में जो आलंबन होता है, आलंबन के दो पार्ट होते हैं, दो भेद होते हैं। कौन कौन से, विषय और आशय और विषय, दो भेद होते हैं। तो यहाँ पे विषय की बात की जा रही है। तो इस रूप में क्या है, किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लिया जाता कि वे सामान्य सबके उसी भाव का आलंबन हो सके। ठीक है, तब तक उसमें रसाबोधन की पूर्ण जो शक्ति है वो नहीं आती है, पूरी तरीके से शक्ति उसके अंदर नहीं आती है। इसी रूप में लाया जाना चाहिए जहां पर साधारणीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या कह रहे हैं कि आलंबन मतलब विभाव होना चाहिए, सीधी सी बात है। उपयुक्ति पंक्ति में यह स्पष्ट है कि शुक्ल जी ने आश्रय और आलंबन का ही साधारणीकरण मत माना है। ठीक है, क्लियर हो गया ना बच्चों, क्या मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को कि आश्रय मतलब आलंबन की बात की है, एक तरीके से उन्होंने विभाव की ही बात की है, उसी से उन्होंने बोला आश्रय और विषय को लेकर, आलंबन को लेकर आप जो है रस की साधारणीकरण आराम से हो जाता है। इसके साथ साथ शुक्ल जी ने आश्रय के साथ ही तद्रो में मतलब मेल हो जाता है, और क्या होता है तदाम्य और मतलब मेल हो जाता है, और आलंबन का साधारणीकरण हो जाता है, और शील विचित्र की स्थिति में मध्यम कोटि में रसानुभूति को भी स्वीकार कर लेता है। ठीक है, तो सीधे सीधे जो है उनको आलंबन और आलंबन जो तत्व है, मतलब आलंबन के पार्ट्स मैंने भेद बताया आपको, आश्रय और विषय, वो तो आलंबन और आलंबन के जो तत्व है उसी से उनका क्या हो जाता है, साधारणीकरण हो जाता है, मतलब विभाव से ही उनका साधारणीकरण हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं आचार्य केशव प्रसाद मिश्र। अब केशव प्रसाद जो मिश्र है उनकी क्या अवधारणा है इसको लेकर, तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उनके मत का खंडन करते हुए उन्होंने साधारणीकरण का संबंध कवि और सहृदय की चित्तवृत्ति को स्वीकार करते हुए कहा है। ठीक है, तो आचार्य जो केशव प्रसाद मिश्र है, उन्होंने आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो कहा साधारणीकरण किसको कहा है उन्होंने, विभाव को, तो उसको उन्होंने क्या किया, मना कर दिया, खंडन कर दिया उसका, और बोला ऐसे साधारणीकरण नहीं होता, बल्कि साधारणीकरण तो क्या है, कवि और सहृदय की चित्तवृत्ति से होता है। कवि ने क्या लिखा, काव्य लिखा, और सहृदय कौन, जो उस काव्य को पढ़ रहे हैं, वो श्रोता भी हो सकते हैं, शायद वो सुन रहे हो, वो जो है देखने वाले भी हो सकते हैं, दृश्य कर रहे हो, ठीक है, या फिर दृश्य देख रहे हो, ठीक है, और या फिर क्या है पाठ कर रहे हो, पठन वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उनकी चित्तवृत्तियों में साधारणीकरण होता है। ठीक है, कवि की और सहृदय में। ठीक है, ये दो बातें याद रखना। आगे चलते हैं, वैसे आप सीधा अगर कहो तो सहृदय की चेतना को भी जो है उन्होंने साधारणीकरण कहा है। सहृदय चेतना मतलब मन, ठीक है, तो जो मन में है वो उसको भी उन्होंने कहा है। यहाँ पर उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है, केशव जो है
इसमें केशव प्रसाद ने दिया नहीं है, बट यहाँ पर आप इन्होंने ना एक उदाहरण भी दिया था, इन्होंने एक उदाहरण दिया था, मैं आपको बताऊं ज़रा वो उदाहरण, क्योंकि वो भी पूछ लेते हैं। तो वो जो है यहाँ पर है कि योग की जो है मधुमती भूमिका बताया है उन्होंने, योग की ठीक है, योग की मधुमती भूमिका, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। योग की मधुमती जो योग की जो मधुमती भूमिका है वो क्या है, उसको समझने की कोशिश करो कि उन्होंने इसका उदाहरण क्यों लिया। इसका उदाहरण उन्होंने इसलिए लिया, वो कहना चाहते हैं कि जब हम योग करते हैं तो योग में क्या होता है, योग में कभी कोई दूसरा व्यक्ति थोड़ी ना होता है, योग में तो हम होते हैं, ठीक है। और हमारे क्या होते हैं, हमारी जो श्वासें चल रही है, ठीक है, हमारे अंदर जो सारी इंद्रियां हैं वो कैसे काम कर रही है, वो सब हमें सुनाई देता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमें ये सारी चीजें महसूस हो रही होती, क्या महसूस हो रही थी, क्योंकि हमारी आंखें बंद है, हम योग कर रहे हैं, और योग के थ्रू क्या हो रहा है कि हमारे अंदर मेडिटेशन, जो हम कहते हैं ना मेडिटेशन हो रही है, तो वो अंदर अंदर हम हर एक चीज को महसूस कर पा रहे हैं। तो जब हमारी आत्मा और जो हमारा शरीर, ये दोनों चीजें क्या होगी, ये दोनों चीजें मिल गई ना, तो इसको दोनों को मिलने को क्या कहा गया, साधारणीकरण कहा गया। तो योग की मधुमती कहा गया है, मतलब जो शरीर है और जो आत्मा है, जब वो दोनों की दोनों या दोनों चीजें एक हो जाती है तो वहां पे साधारणीकरण हो जाता है। तो केशव जो प्रसाद जी ने इस तरीके से योग की मधुमती कहकर साधारणीकरण का वर्णन किया है उदाहरण के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बच्चों क्या आता है फिर, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी जो है उन्होंने क्या बताया है, श्याम सुंदर दास जी ने पाठक के साधारणीकरण को मानते हुए लिखा है कि जो कवि है, कवि के सम्मान सहृदय में सब मधुमती भूमिका, देखो इन्होंने भी वो शब्द का प्रयोग कर लिया, मधुमती भूमिका। और मैंने वहां पर आपको बताया योग जो मैंने आपको बताया कि योग की मधुमती भूमिका, ठीक है। तो उस शब्द का प्रयोग यहाँ पे श्याम सुंदर जी भी कर रहे हैं। तो मधुमती भूमिका का स्पर्श करता है और उसी वृत्तियां और उसी प्रकार का एक लय में हो जाती है, ठीक है, एक लय में हो जाती है। और कवि और पाठक की जो चित्त वृत्तियां हैं वो एक तान हो जाती है, एक लय हो जाना ही क्या है, साधारणीकरण है। तो ये भी मधुमती भूमिका बता रहा है, मतलब वही बता रहा है कि जब शरीर और आत्मा, जो अंदर की इंद्रियां हैं, वो एक दूसरे को महसूस करने लग जाती है तो क्या होता है, साधारणीकरण हो जाता है। उसी तरीके से जो कवि होते हैं और पाठक होते हैं, जो पढ़ने वाले हैं, कवि ने काव्य लिखा और पाठक पढ़ रहे हैं उन काव्यों को, तो उनकी चित्तवृत्तियां, उनके जो मन है वो क्या हो जाते हैं, एकाग्र, एक हो जाते हैं, एक तान हो जाते हैं, एक लय हो जाती है, ठीक है। और उसी को क्या कहा गया है यहाँ पर, साधारणीकरण कहा गया, ठीक है बच्चों। आई होप आपको अब साधारणीकरण बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा, ठीक है। नहीं भी समझ आएगा तो आप मुझसे जितनी बार पूछोगे मैं आपको उतनी बार बताऊंगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप ऐसे मत सोचना कि मैं नहीं बताऊंगी, मैं तो आपके लिए एक्स्ट्रा टाइम भी निकालूंगी आप बोलोगे तो। आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं बाबू गुलाब राय। अब बाबू जो गुलाब राय है उनका क्या धारणा है या वो क्या मानते हैं, उनका क्या मत है। साधारणीकरण के 3 तत्वों का उल्लेख किया उन्होंने, किसका, सबसे पहले कवि जो काव्य को लिख रहा है, पाठक जो काव्य को पढ़ रहा है, और तीसरा है भाव, जो भाव की बात की जा रही है, जो कवि के भीतर था लिखते समय और पाठक के पढ़ते समय जो भाव था उस भाव की बात की जा रही है। तो इन तीनों का ही क्या हो जाता है, साधारणीकरण हो जाता है, ठीक है। तो उनके विचार अनुसार कवि अपने व्यक्तित्व भावों से ऊपर उठकर, मतलब मैंने कहा ना एक का दुख नहीं है, वो अपने दुख से ऊपर उठकर क्या करता है, भावना अभिव्यक्ति करता है, अपने भावों को सर्वोपरि मानता है और ये मानता है कि ये सबका दुख है। अगर उसको खुशी है या किसी चीज की खुशी है तो वो बोलता है ये सबकी खुशी है, सबको इस आनंद को लेने की आवश्यकता है। तो वो क्या कर रहा है, भावों को अभिव्यक्त कर रहा है, उसी को क्या कहा गया यहाँ पे, साधारणीकरण कहा गया है, ठीक है। तो बाबूराम जो है वो एक तरीके से ये नाटकीय प्रपंच, नाटककार और जो प्रेषक होते हैं सभी को क्या कहा है इसने, साधारणीकरण का है, कि जो भी इसमें शामिल होता है वो क्या है, साधारणीकरण है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे आ जाते हैं हमारे आचार्य
नंद दुलारे वाजपेयी। आचार्य नंद दुलारे जो वाजपेयी है वो क्या मानते हैं? तो आचार्य नंद दुलारे जो वाजपेयी हैं, इन्होंने बाबू जो गुलाब राय का मत था, जो कि हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, उनके मत का जो है समर्थन करते हुए कहा है, समर्थन किया इन्होंने भी, नंद दुलारे ने, कि दर्शक और पाठक का कवि की भावना तक पहुंचना ही क्या है? साधारणीकरण है। ठीक है, तो जो दर्शक है या पढ़ने वाले पाठक हैं, जब वो कवि की भावनाएं तक पहुंच जाते हैं, जो कवि ने अपनी पंक्तियों में उतारा है उसकी भावनाओं तक पहुंच जाते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है? साधारणीकरण हो जाता है। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, ताकि आगे जाकर आप भी जो है बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिखें और अपनी जो बुक है वो पब्लिश करवाएं। ठीक है, तो जेआरएफ नेट क्लियर होएगा। एक अच्छे राइटर जो है बच्चों, एक अच्छे राइटर को पकड़ना, वैसे तो सभी राइटर बहुत अच्छे, लेकिन जो भी आपके फेवरेट होंगे या जिनके ऊपर आप जो है करना चाहेंगे पीएचडी वगैरह, तो उसके ऊपर कर कर आप ज़रूर जो है अपनी बुक जो है वो निकालना और अच्छे से अच्छी तरीके से जो है कविताएं लिखना। ठीक है, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे स्टूडेंट्स भी जो है वो नेट जेआरएफ करके निकलेंगे, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। डॉक्टर नागेंद्र, और उसके लिए आपको ऑल दी बेस्ट। डॉक्टर नागेंद्र जो है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो डॉक्टर नागेंद्र ने अपनी जो पुस्तक है कौन सी? रस सिद्धांत। उस रस सिद्धांत में उन्होंने बोला साधारणीकरण ना तो आश्रय है, आश्रय किसके अंदर था? आलंबन के अंदर। याद रखो, विभाव के अंदर आलंबन था, आलंबन के दो पार्ट थे, आश्रय और विषय। तो आश्रय, ठीक है, तो उन्होंने बोला साधारणीकरण ना तो आश्रय है, मतलब जिसको आप राम मान रहे हो, और ना ही आलंबन है, ना ही सीता है, तो अपितु यह क्या है? कवि की क्या है? अनुभूति ही तो है। तो कवि की अनुभूति को ही उन्होंने क्या कहा है? साधारणीकरण कहा है। उन्होंने बोला ना ही ये आश्रय ना ही आलंबन, मतलब एक तरीके से उन्होंने विभाव को नहीं माना है, नागेंद्र ने विभाव का नहीं। तो मतलब एक तरीके से किसकी बात का खंडन कर रहे हैं? शुक्ल की बात का। तो रामचंद्र शुक्ल जो उन्होंने बात कही, उनकी बात का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि विभाववादी की अपेक्षा जो है कवि की अनुभूति ही क्या होती है? साधारणीकरण होती है। आपने पढ़ा कि जो रामचंद्र शुक्ल थे, रामचंद्र शुक्ल ने किस चीज पे बल दिया? किस चीज पे बल दिया रामचंद्र शुक्ल जी ने? विभाव में। ठीक है, उन्होंने विभाव को सबसे सर्वोपरि माना और उन्होंने कहा विभाव आदि की जो है तरीके से, क्योंकि उन्होंने बोला ना विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, इन्हीं को ही तीनों को माना। उन्होंने बोला इनके थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं? साधारणीकरण हो जाता है। लेकिन यहाँ पर नागेंद्र इस बात का पूरा खंडन करते हुए बोल रहे हैं शुक्ल जी की बात का, कि कवि की जो अनुभूति होती है वही क्या होती है? साधारणीकरण होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको शॉर्टकट रूप में जो है मैंने आपको बहुत ही सार तत्व के रूप में एक छोटा सा चीज़ दी है, इसमें आपको इजीली याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं भट्टनायक। भट्टनायक जो आचार्य भट्टनायक है, उन्होंने विभाव आदि को बोला, तो विभाव भी आ जाएगा, अनुभाव भी हो जाएगा और व्यभिचारी, इन तीनों की जो है इन तीनों को क्या कहा है? साधारणीकरण कहा है। फिर आ जाते हैं अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने जो है विभाव आदि के स्थायी भाव को, विभाव आदि के स्थायी भाव के साथ साथ सामाजिक की अनुभूतियां जो है उनको भी क्या कहा है? साधारणीकरण कहा है। पंडित विश्वनाथ ने किसको कहा है? आलंबन को, आश्रय को और पाठक, ठीक है, जो पाठक पठन करने वाले उनको साधारणीकरण कहा है। और आश्रय के साथ ही उन्होंने जो है तदमेय की मेल हो जाता है, पमाता का जो है मेल हो जाता है, उस पे विशेष बल दिया गया है। ठीक है, जगन्नाथ ने क्या बताया है? साधारणीकरण को भ्रमजनित कहते हुए इनके स्थान पर दोष दर्शन की स्थापना की गई है। ठीक है, तो इन्होंने दोष दर्शन कहा है। मैंने कहा था कि इन्होंने साधारणीकरण शब्द का सीधा सीधा प्रयोग नहीं किया है, बल्कि उसकी जगह इन्होंने दोष दर्शन शब्द का प्रयोग किया है जगन्नाथ ने, और ये पूछ लेते हैं इसलिए यहां पर भी लिखा है। केशव प्रसाद मिश्र की बात करूं तो इन्होंने सहृदय की जो चेतना है उसको साधारणीकरण माना है। सहृदय की चेतना को क्या माना है इन्होंने? साधारणीकरण माना है। अब इन्होंने जो है साधारणीकरण के संबंध में योग की मधुमती की भूमिका को जोड़ा है। योग की मधुमती का भूमिका को जोड़ा, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी याद कर लीजिए, योग की मधुमती की भूमिका को जोड़ा है। तो ये जो बात है वो केशव प्रसाद मिश्र ने कही है, और इसके थ्रू वो क्या बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से हम योग करते तो हमारे भीतर आत्मा और हमारे अंदर जो
शरीर जो है वो योग कर रहा है और आत्मा उस चीज़ की अनुभूति कर रही है, तो इधर दोनों का साधारणीकरण होता है, इसलिए उसने योग की मधुमति कहा है। श्याम सुंदर दास जी ने योग की मधुमति की जो भूमिका है उसको साधारणीकरण के शब्द में लिया है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने, आपको पता ही है, आलंबन और आलंबन के धर्म मतलब आलंबन के तत्वों को ही बोला है, आलंबन और उसके अंदर जो आलंबन के अंदर जो आश्रय और विषय उसको लिया है यहाँ पे। गुलाब राय ने जो है सभी को साधारणीकरण माना है, चाहे वो नाटकीय हो, नाटकीय प्रपंच हो, चाहे वो नाटककार हो, चाहे वो प्रेक्षक हो, ठीक है, सबको इन्होंने, सभी की जब एक जैसे हो जाते हैं तो साधारणीकरण माना है। डॉक्टर नागेंद्र की बात करो तो उन्होंने कवि की अनुभूति को क्या माना है, साधारणीकरण का है। तो जो कवि अनुभूति करता है उसी को इन्होंने साधारणीकरण कहा है। तो इस तरीके से आप इस पूरे चार्ट को बच्चों याद करोगे अच्छे से, ताकि आपको याद रहे कि साधारणीकरण क्या है, और लास्ट वक्त में भी आप नजर मारोगे तो आपको याद रहेगा और आप एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं करके आओगे, ठीक है। मैं स्ट्रिक्टली आप लोगों को बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए, जो भी टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। आगे चलते हैं। तो अगर हम लास्ट में इसके नतीजे में पहुंचे, निष्कर्ष में पहुंचे, तो क्या है यहाँ पर, इस प्रकार जो संस्कृत के काव्य शास्त्री हैं या आधुनिक हिंदी विद्वान हैं, उन्होंने साधारणीकरण के विषय में अपने अपने मत जो थे वो व्यक्त किए। और इसके पश्चात ये स्पष्ट होता है कि जो साधारणीकरण है उसके 3 प्रमुख तत्व है। कौन कौन से, एक तो कवि है, जो कवि काव्य को लिख रहा है, एक सहृदय है जो उसका भोग कर रहा है, वो पाठक भी हो सकता है, श्रोता भी हो सकता है और दर्शक भी हो सकते हैं, और क्या है, एक कवि की भावो अभिव्यक्ति है। तो कवि ने जो भावो अभिव्यक्ति की है उसका स्वादन कौन ले रहा है, पाठक, जो सहृदय ले रहा है, मतलब जो पाठक, श्रोता या दर्शक है वो ले रहे हैं इसका स्वादन, तो वहां पर हम साधारणीकरण मानेंगे। तो साधारणीकरण में ये तीनों तत्व समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। यदि कवि जो है वो प्रतिभा संपन्न है, मतलब प्रतिभा होनी चाहिए ना, काव्य जब उसके अंदर वो काव्य को लिख रहा है और काव्य के लिए उसके अंदर प्रतिभा होनी चाहिए ताकि वो सुंदर काव्य लिखे और समझने वाले उसका अर्थ भी अच्छी तरीके से समझ जाए। तो प्रभावशाली ढंग से जो भाव अभिव्यक्ति करता है वह सहृदय उससे आवश्यक प्रभावित होगा, ठीक है। सहृदय मतलब हम लोगों की बात की जा रही है कि हम लोग उससे जरूर प्रभावित होंगे अगर काव्य जो है बहुत अच्छा लिखा हुआ होगा। उनका कवि के भाव के साथ क्या हो जाएगा, तदोमेय हो जाएगा। तदोमेय मतलब मेल हो जाएगा, जो कवि की भावनाएं और जो हम पढ़ रहे हैं उनकी भावनाएं वो सब एक जैसी हो जाएगी। तदोमेय स्थापित होने के पश्चात ही सहृदय साधारणीकरण की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा हमें रसानुभूति प्राप्त होगी और उसके द्वारा हमें रस की अनुभूति मिल जाएगी। तो अतः हम कह सकते हैं साधारणीकरण रसानुभूति जो है वो एक साधक है, ठीक है, मतलब एक साधन माना गया है इसको। और क्या है, साधारणीकरण भारतीय काव्य शास्त्र की एक महत्वपूर्ण देन या उपलब्धि कही जा सकती है, ठीक है। आई होप आप लोग को साधारणीकरण जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो विषय है साधारणीकरण का वो यहाँ पर समाप्त होता है। तो जिसको भी कोई क्वेरी होगी वो पूछ सकता है, ठीक है। तो उससे पहले जो मेरा प्रश्न है आज का बच्चों, और ये बहुत बार रिपीट हुआ है इसलिए आज आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, किसे जो है, प्रश्न ये है कि किसे व्यभिचारी भाव कहा जाता है, किसे व्यभिचारी भाव कहा जाता है। तो उत्तर दीजिए फटाफट, और तब मैं कल जो है उनका नाम अनाउंस करूंगी और बताऊंगी। तो फटाफट उत्तर दीजिए, और मुझे पता है मेरे सभी बच्चों को इसका आंसर आता है और सभी इसका आंसर देंगे। मैं चाहती हूँ मैं सबका नाम बोलूं, ठीक है। तो जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी देख रहे हैं, वो साथ साथ देखो, कॉपरेट करोगे तो मैं कह रही हूँ ना कि आप विश्वास रखिए सब कुछ आराम से हो जाएगा। तो आप लोग जो है बताइए, आंसर दीजिए मुझे, ठीक है। तो किसे व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, तो ये प्रश्न है मेरा। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है, तो आप लोग जो है वो प्रश्न मुझसे जो है इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और जिसको भी देखो रस के बारे में नहीं पता तो वो मेरी रस वाली वीडियो देख ले, तो उनका जो रस सिद्धांत है वो जब एक बार क्लियर हो जाएगा तो उन्हें रस निष्पत्ति भी समझ में आ जाएगा और साधारणीकरण भी आराम से जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो साधारणीकरण था, जो समाप्त हो गया है। और कल जो हम टॉपिक लेकर आएंगे, या जो कल हमारा जो कल का जो विषय होगा, ठीक है,
तो वो देखेंगे कि वो क्या है हमारा विषय, ठीक है। और काव्य गुण भी है और काव्य दोष भी है, लेकिन सबसे पहले हम शब्द शक्ति करेंगे। तो शब्द शक्ति जो है कल हम अच्छे से चर्चा करेंगे और बताऊंगी मैं आपको शब्द शक्ति क्या है, और उसी में हम अभिधा वगैरह के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये प्रश्न का उत्तर आप दीजिए, और कल हमारा जो टॉपिक होगा वो शब्द शक्ति होगा, तो उसे पढ़ेंगे हम लोग। और जो भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, ठीक है। और आप लोग लाइक भी कीजिए वीडियोस को, ठीक है। और इसी तरीके से मैं आपके धीरे धीरे सब कुछ सारे जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवा दूंगी। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप जो भी न्यू हैं वो व्हाट्सअप जो है हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, और फिलर फॉर्म को आप कहीं पे भी फॉलो कर सकते हो। आपको सारी अपडेट्स जो है वो टाइम टू टाइम यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आपका दिन अच्छा हो, ठीक है। और आप सब अपना ख्याल रखिए। तो बाय, राधे राधे, थैंक यू टू ऑल।